तो बच्चों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आए प्रोबेबिलिटी के बारे में आपने पिछले क्लास जूनियर क्लास में पढ़े होइएगा 9th या 10th में। अब यहाँ भी 11th में भी आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर एक बार हम उससे रिलेटेड सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में बता देते हैं। तो पहला है, जैसे सबसे पहले देखेंगे प्रोबेबिलिटी का हिंदी मीनिंग क्या है। प्रोबेबिलिटी का हिंदी मीनिंग तो प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी का हिंदी मीनिंग होता है प्रायिकता। प्रायिकता का अर्थ होता है संभावना। प्रायिकता का अर्थ होता है संभावना। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी एग्जाम देता है तो उसके पास होने की क्या संभावना है, यानी पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे देखेंगे प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन। तो प्रोबेबिलिटी इज ए मैथमेटिकल कंसेप्ट व्हिच न्यूमेरिकली मेजर द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। अब किसी घटना घटने की संभावना, यदि किसी घटना घटने की संभावना का हम न्यूमेरिकली डिग्री या न्यूमेरिकली वैल्यू जो निकालते हैं तो उसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। यानी यह एक कंसेप्ट है जिसके माध्यम से किसी घटना के घटने या नहीं घटने की संभावना को हम न्यूमेरिकली निकालते हैं। तो यानी probability a mathematical concept which numerically measures the degree of uncertainty and certainty of an event occurrence during the experiment। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट एक ऑपरेशन होता है जिस ऑपरेशन के बाद कुछ निश्चित या वेल डिफाइंड, कहिए वेल डिफाइंड आउटकम लक्षित होता है। और वेल डिफाइंड निश्चित आउटकम निकलता है, नतीजा निकलता है। जैसे थोड़ा एग्जांपल के लिए, किसी हम सिक्का को टॉस करेंगे, सिक्का को टॉस करते हैं तो उसमें वेल डिफाइंड आउटकम्स फिक्स है। सिक्का को टॉस करेंगे, कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये वेल डिफाइंड आउटकम्स है। ये कंफर्म नहीं है, जो टॉस करेंगे तो हेड आएगा कि टेल आएगा, लेकिन इतना निश्चित है इसी में से कोई न कोई आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट एक ऑपरेशन है जिसके माध्यम से कुछ वेल डिफाइंड निश्चित नतीजा आने की संभावनाएं होती है। एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट एन एक्सपेरिमेंट व्हिच आउटकम्स cannot be predicted with certainty is called random experiment। यह एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम आउटकम के बारे में निश्चित संभावना नहीं लगा सकते हैं जो यही आउटकम होगा। जैसे मान लीजिए किसी डाइस को हम टॉस करते हैं, तो डाइस को टॉस करेंगे तो क्या होगा? डाइस में 6 पीस होता है, एक पर 1 2 3 4 6 ऐसे लिखा रहता है। यानी डाइस को हम टॉस करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6, इसी में से कोई ना कोई संख्या आएगा ऊपर में, जिसको सैंपल स्पेस कहते हैं। तो ये कंफर्म नहीं है जो कौन संख्या आएगा ऊपर में, 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 कि 4 कि 5 कि 6, लेकिन इसी में से कोई ना कोई आएगा। तो इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। वैसा एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट के बारे में सर्टेनली संभावना हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं जो यही रिजल्ट होगा, तो उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब चलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कहते हैं यदि किसी एक्सपेरिमेंट को हम ऑपरेट करते हैं, किसी ऑपरेशन को हम शुरू करते हैं, यानी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट के तहत जितनी घटनाएं या जितनी नतीजा होने की संभावनाएं होती है उस सारे आउटकम्स के सेट को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे किसी कॉइन को हम टॉस करेंगे, तो कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड या टेल दो ही आ सकता है। तो हेड और टेल की को सेट के रूप में लिखेंगे, ऐसे हेड और टेल, तो इसके सेट के रूप में लिखते हैं, उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। सैंपल स्पेस is a set of all possible outcomes after an experiment। यानी किसी एक्सपेरिमेंट के बाद सारे संभव घटनाओं के सेट को हम सैंपल स्पेस कहते हैं, जिसको हम S से लिखा जाता है। तो यानी
एक कॉइन को टॉस करेंगे तो कितनी संभावनाएं बन सकती है घटनाएं की, आउटकम की, हेड या टेल। तो हेड और टेल दोनों मिला करके जो सेट बनेगा तो उसको हम सैंपल स्पेस कहेंगे। यानी ऐसा कह सकते हैं, यदि कोई आपसे पूछे, यदि किसी कॉइन को एक बार आप टॉस करते हैं तो उससे होने वाली घटनाओं को सैंपल स्पेस के रूप में लिखिए, तो उससे होने वाली कितनी घटनाएं हो सकती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसके सैंपल स्पेस में होगा हेड और टेल, यानी एच और टी। ये हो गया एक कॉइन को टॉस करने पर उसके सैंपल स्पेस। यहीं पर यदि किसी डैश को टॉस करते हैं तो डैश को टॉस करेंगे तो क्या हो सकता है, या एक आवे या दो या तीन या चार या पाँच या छः, इस सारे घटनाओं को सेट के रूप में लिखेंगे तो वह एक डैश को टॉस करने पर प्राप्त घटनाओं का सैंपल स्पेस होगा। यानी 1 2 3 4 5 6 इसको सेट के रूप में लिखेंगे। तो सैंपल स्पेस हमेशा सेट के रूप में लिखा जाता है। किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान होने वाली सभी संभव घटनाओं के सेट को हम उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस कहते हैं। इवेंट अब जानेंगे। एवरी सबसेट ऑफ एन सैंपल स्पेस, किसी सैंपल स्पेस के सभी सबसेट को उसका इवेंट कहते हैं। अब जैसे डैश को टॉस करेंगे तो डैश को टॉस करने पर सैंपल स्पेस आएगा मेरा ए सेट ऑफ नंबर 1 2 3 4 5 6। अब ऐसे कोई इवेंट लिए हैं 1 ओड नंबर का, तो ओड नंबर में आएगा 1 से 6 तक में ओड नंबर का 1 3 5, और इवेंट नंबर का सैंपल स्पेस होगा डैश में जो प्राप्त इवेंट नंबर होगा टॉस करने पर तो उसका हो जाता है 2 4 6। ये क्या है, ये दोनों इस सैंपल स्पेस का इवेंट कर लेगा, क्योंकि E1 सबसेट है S का और E2 सबसेट है S का। इवेंट E1 सबसेट है सैंपल स्पेस S का, और इवेंट E2 भी सैंपल स्पेस सबसेट है सैंपल स्पेस S का। अब जैसे हमने सबसेट का चर्चा किए हैं, तो कोई भी सेट, यदि मान लीजिए कोई सेट A है इस सबसेट ऑफ B, इसका अर्थ हुआ A का सारे एलिमेंट, सेट A का सारे एलिमेंट्स B में होगा तो A B का सबसेट कहलाता है। यहाँ पर देखते हैं E1 का सारे एलिमेंट S में है, 1 3 5 1 3 5 सभी है, इसीलिए E1 हो गया सैंपल स्पेस S का सबसेट। E2 का एलिमेंट्स है 2 4 6, इसमें भी है S का भी सारे एलिमेंट्स है, इसका सारे एलिमेंट S में भी है, इसीलिए E2 भी हो गया आपका सैंपल स्पेस S का सबसेट। यानी किसी सैंपल स्पेस के सारे सबसेट को हम उस सैंपल स्पेस का इवेंट कहते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट, दो तरह का इवेंट होता है, एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट, एक होता है पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट का नाम से ही स्पष्ट है, तो उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी डैश को हम टॉस करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस से नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6। इसी में कहेगा कोई इवेंट है तो जो जिसका एलिमेंट्स नंबर 7 से बड़ा है, ऐसा इवेंट जिसमें नंबर 7 से बड़ा है। तो यहाँ पर सैंपल से डैश को टॉस करने पर सैंपल स्पेस तो 1 से लेकर के 6 तक आएगा, इसमें 7 से बड़ा तो कोई नहीं, यानी इसका मतलब हुआ नंबर ग्रेटर देन 7। तो इसमें S का कोई भी एलिमेंट्स इसमें नहीं आएगा, S का कोई भी एलिमेंट 7 से बड़ा नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका कोई भी एलिमेंट S का कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होगा, यानी हो जाएगा 5, यानी 5 इज सबसेट ऑफ। अब कहिएगा आपने कहा था जिस सेट का सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट का भी एलिमेंट्स हो तो उसको हम उसका सबसेट कहते हैं। तो एक चीज़ याद रखना है, 5 को कहते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। और नल सेट यानी एम्प्टी सेट जो होता है सारे सेट का सबसेट होता है, इसीलिए हमने लिखे हैं 5 सबसेट ऑफ S। यहाँ पर 5 को कहा जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। अब जैसे आपको कहेगा किसी डाइस को टॉस करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस बनाइए, तो बनाइएगा सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक का संख्या आएगा। उसमें कहेगा इसका एक ऐसा सबसेट निकालिए या ऐसा इवेंट निकालिए जिसकी संख्या 7 से बड़ा हो। 7 से बड़ा हो तो 7 से बड़ा तो उसमें कोई नहीं, इसका मतलब उसमें खाली आ जाएगा। तो खाली है इसी को नहीं एम्प्टी सेट करते हैं, नल सेट करते हैं, जिसको हम 5 से इंडिकेट करते हैं। यानी 5 जो हो गया
सारे सेट का सबसेट होता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 5 इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। यहाँ पर 5 हो गया इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि हम यदि किसी डैश को टॉस करते हैं तो 7 से बड़ा, या ऐसे भी कर सकते हैं 6 से बड़ा भी कर सकते हैं, कोई नंबर ऊपर में आएगा ही नहीं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। में जो घटना संभव नहीं है उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो डैश को टॉस करेंगे तो 6 से बड़ा या 7 से बड़ा कोई नंबर आएगा ही नहीं, तो ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। एक होता है श्योर इवेंट, जैसे कि सैंपल एस को हम एस से इंडिकेट करते हैं, और कोई दूसरा इवेंट जो एस का सबसेट हो तो इसको हम कहेंगे हम श्योर इवेंट। जैसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से बताते हैं। डैश को टॉस करेंगे तो उसके सैंपल एस में आएगा 1 2 3 4 5 6। अब एक ऐसा इवेंट, जैसे हम इसको लिखते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो 7 से नेचुरल नंबर, 7 से लेस देन नेचुरल नंबर क्या होता है? 7 से छोटा, यानी 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर क्या है, E1 जो है S का सबसेट हो गया, यानी E1 सबसेट ऑफ, यहाँ पर E1 हो गया सबसेट ऑफ S, इसीलिए E1 हो गया आपका, E1 हो गया श्योर इवेंट हो गया, क्योंकि E1 का सारे एलिमेंट सैंपल स्पेस S का भी एलिमेंट है, इसीलिए E1 क्या हो गया, S का सबसेट हो गया। तो इस तरह के इवेंट को बोलते हैं श्योर इवेंट। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसको कहेंगे? यदि कोई दो इवेंट है E1 और E2, इस प्रकार से E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 5, यानी E1 और E2 में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा, तो उसी को हम 5 कहते हैं। 5 बोलते हैं नल सेट या इम्पटी सेट। तो उस स्थिति में हम E1 E2 कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इफ E1 एंड E2 आर टू इवेंट सच दैट E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 5, देन E1 एंड E2 आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसके लिए एग्जांपल लिए हैं, जैसे किसी डाइस को टॉस करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हम दो इसका सबसेट बनाए, इसी का दो सबसेट, जिसका एक का नाम इवेंट E1 दिए, दूसरे का नाम इवेंट E2। इवेंट E1 में हम ओड नंबर लिखे हैं और इवेंट E2 में इवेंट नंबर लिखे हैं। नेचुरली E1 का एलिमेंट्स हो गया 1 3 5 और E2 का एलिमेंट्स हो गया 2 4 6। यहाँ पर दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, यानी खाली है। तो खाली एलिमेंट्स को, खाली सेट को ही 5 से लिखते हैं ना। E1 और E2 में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो कोई पूछेगा E1 और E2 का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो E1 और E2 का इंटरसेक्शन कोई एलिमेंट्स इसमें है ही नहीं, तो इसी को हम 5 से लिखते हैं। E1 और E2 में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, यानी खाली हो गया, तो इसी को हम 5 से लिखते हैं, जिसको हम नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। तो इस प्रकार का सेट्स, दो सेट्स E1 और E2 या कोई दूसरा भी सेट कर सकते हैं, सेट A एंड B, यदि दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो तो ये दोनों सेट एक दूसरे का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। अब एक टर्मिनोलॉजी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट्स इफ E1, E2, E3 dot dot En are subset of sample space S, यानी E1, E2, E3, E4 dot dot ये जो है किसी सैंपल स्पेस S का सबसेट है। और इस प्रकार से कि EI इंटरसेक्शन EJ इज नॉट 5। अब कहिएगा I और J क्या हो गया, तो I और J क्या है, नंबर है, वेयर जहां पर I is not equal to J। कहने का अर्थ ये हुआ
आई और जे का वैल्यू बराबर नहीं है, यानी आई यदि 1 होता है तो जे का वैल्यू 1 को छोड़कर कोई दूसरा हो सकता है, आई का वैल्यू यदि 2 होता है तो जे का वैल्यू 2 छोड़कर कोई दूसरा हो सकता है। यानी if E1, E2, E3 dot dot En are subset of sample space S such that EI intersection EJ is not equal to 5, यानी दो सेट का जो इंटरसेक्शन होगा 5 नहीं होगा, यानी कुछ न कुछ होगा। तथा दूसरा कंडीशन है E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डॉट डॉट यूनियन En इक्वल टू सैंपल स्पेस S, यानी सारे इवेंट का जो यूनियन होगा वह सैंपल स्पेस के बराबर होगा। तो उस स्थिति में हम इस इवेंट्स को E1 E2 E3 डॉट डॉट को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। जैसे इसका एक एग्जांपल लिए हैं, जैसे सैंपल स्पेस S का एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 और कुछ इवेंट्स हम क्रिएट किए इसी से। इवेंट E1 का एलिमेंट्स है 1 और 2, इवेंट E2 का एलिमेंट्स है 2 3 4 और इवेंट E3 का एलिमेंट्स है 2 4 2 5 6। अब इसमें किसी भी दो एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन आप देखिए 5 नहीं होगा, कुछ न कुछ होगा ही। जैसे E1 इंटरसेक्शन E2, E1 इंटरसेक्शन E2, E1 E2 में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। E2 इंटरसेक्शन E3, E2 इंटरसेक्शन E3, तो इसमें क्या सब कॉमन है? E2 इंटरसेक्शन E3 में, अब जैसे हम इसमें एक और डाल देते हैं, जैसे मान लो 3 हम जोड़ देते हैं, तो E1 इंटरसेक्शन E3 में क्या सब आ गया? 2 और 3 आ गया कॉमन, यानी 5 नहीं ना हुआ, इज नॉट इक्वल टू 5। कुछ न एक ही एलिमेंट हो जाता है तो 5 हम नहीं कहते हैं। 5 किसको कहते हैं? यदि उसमें एक ही एलिमेंट नहीं है, इस कंडीशन को फॉलो करता है। अब सारे का यदि यूनियन निकालते हैं, E1 E2 और E3 का यदि यूनियन निकालते हैं, यूनियन का अर्थ क्या होता है? दो सेट का यदि हम यूनियन निकालते, इसका मतलब हुआ दोनों सेट का सारे एलिमेंट्स उसके यूनियन का एलिमेंट्स हो जाता है। अब E1 यूनियन E2 यूनियन E3 का अर्थ हो गया 1 2 3 4 5 6, सारे को मिला देंगे तो इससे ही इतना ही एलिमेंट्स आएगा। आप कहिएगा E2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 2 होना चाहिए? नहीं, याद रखिए किसी भी सेट के एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता है। सेट क्या है? एक फैमिली है। जैसे किसी भी फैमिली में एक नाम से 2 या 2 से अधिक आदमी नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से किसी भी सेट में एक एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता। यदि आप रिपीटेशन करते इसका मतलब सेट आपका गलत हो गया। इस प्रकार से देखते हैं जो E1 इंटरसेक्शन E2 इज नॉट इक्वल टू 5, E2 इंटरसेक्शन E3 इज नॉट इक्वल टू 5, साथ साथ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 इक्वल टू सैंपल स्पेस S। तो इस प्रकार के कंडीशंस को हम यदि कोई सेट्स रहेगा, इवेंट्स रहेगा, तो उसको हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट्स। जैसे यहाँ पर E1 E2 E3 जो हुआ, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट्स हो गया। अब सबसे मेन चीज पर चलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। किसी भी इवेंट E की प्रोबेबिलिटी को हम सिंबॉलिकली PE से लिखते हैं और इसका फार्मूला होता है NE अपॉन NS। तो NE क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स इन E, और नीचे में हो गया NS का अर्थ हो गया नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। अब जैसे एक एग्जांपल लिया, जैसे कोई सैंपल स्पेस है जिसका एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 और E है इवेंट्स 2 4, तो इसका कहेगा प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तो NE अपॉन ES। तो E में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 एलिमेंट्स है इसमें और इसमें 6 है, तो NE अपॉन NS बना 2 अपॉन 6 इक्वल टू 2 3 या 6 यानी अपॉन 3। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, प्रॉपर्टी है, जो कहिए कंडीशंस या प्रॉपर्टी। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, यानी 0 से लेकर के 1 तक यही हो सकता है। किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर के 1 तक इसी के बीच में हो सकता है। यदि इसमें बीच में क्या, 0 से लेकर के 1 तक, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और इसके बीच में हो सकता है। यदि आपका
जीरो से छोटा यदि माइनस में आता है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो आपका क्वेश्चन गलत है, या एक से बड़ा भी आता है तो आपका क्वेश्चन गलत है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो रिजल्ट को आप मिला लीजिए। यदि 0 से लेकर के 1 तक के श्रेणी में आता है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो 0 से छोटा या 1 से बड़ा आता है तो आपका आंसर गलत है।